देखो, हम लोगों ने ये देखा कि म्यूटेशन में, जैसे अब कोविड का आपने देखा था ना, म्यूटेट होके नया नया बन रहा था। तो हम लोगों ने ये देखा कि लाइफ के इवोल्यूशन में म्यूटेशन और बड़ा जरूरी है। मतलब म्यूटेशन एक प्रोसेस है, म्यूटेशन के थ्रू ही लाइफ डेवलप होती है। और इस म्यूटेशन के प्रोसेस में जो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किसी भी पृथ्वी पर लाइफ के इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट योगदान रहा जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का। अब इसका एक मेजरमेंट और भी है। ये तो इसका एक सामान्य मेजरमेंट हो गया जो मैंने आपको बताया। एक इसका वैज्ञानिक मापन भी है जैव विविधता का, जिसमें अल्फा विविधता कुछ और नहीं है, बस नाम चेंज किया गया, परिभाषा लगभग सेम है। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता, ये नाम तीनों को दिए गए हैं। ठीक है। देखो, ये सबसे पहले आर एच विटेकर नामक व्यक्ति ने मापन का मापन की बात की जैव विविधता के, जो हम लोग करेंगे अभी। अम, अम, वैज्ञानिक स्तर पर जैव विविधता के मापन की बात सबसे पहले आर एच विटेकर, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। ये आया है एग्जाम में। ठीक है। तो आप पहला पॉइंट तो इसमें यही लिख लेना। अच्छा, ये बताओ, एक इसमें बात इंपॉर्टेंट है जो मैं पूछनी चाह रहा था, वही सोच रहा था कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ही प्रजाति का डोमिनेंस है, तो क्या वहां पर बायोडायवर्सिटी है? नहीं। नो सर। इसलिए बायोडायवर्सिटी में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि स्पेशीज के स्तर पे कितनी इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिलती है, इक्वालिटी या इवननेस देखने को मिलती है। सही मायने में इवननेस सही वर्ड है, समता कितनी देखने को मिलती है। जैसे मान लो किसी जगह पर बाघों की संख्या अगर ज्यादा है और हर्बीवोरस वहां कम है। वैसे तो हर्बीवोरस अपने आप ही कम हो जाएंगे अगर बाघ एक लेवल से ज्यादा हो गए, तो फिर वहां बायोडायवर्सिटी नहीं हुई, बल्कि वहां देखने को मिलेगा डोमिनेंस, कि बाघ ज्यादा है, बाघों का डोमिनेंस है। तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, ये खतरनाक स्थिति है। इसलिए बायोडायवर्सिटी का मतलब एक ये भी हुआ कि प्रजातियों के मध्य, स्पेशीज के मध्य किसी पर्टिकुलर एरिया में एक इवननेस देखने को मिले, एक संतुलन देखने को मिले। बाघ जितने हैं उनके हिसाब से ही वहां पर हर्बीवोरस मिलने चाहिए, यानी कार्निवोरस जितने हैं उसी हिसाब से हर्बीवोरस हों, तो एक बैलेंस देखने को मिलेगा। इसलिए ये बायोडायवर्सिटी की थोड़ी और डीप डेफिनेशंस हैं जो आर एच विटेकर ने दी। इसी को अल्फा विविधता कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में वेरियस स्पेशीज की जो संख्या है, इसको बताने का काम करती है अल्फा विविधता, कि कौन कौन सी स्पेशीज हैं जो एक ही जगह पर रहती हैं और उनमें क्या संबंध है, कोई समता है या नहीं है, कोई इविननेस उनमें प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो इसलिए अल्फा विविधता, आपको केवल इतना याद रखना कि अल्फा विविधता किसी समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की संख्या को बताती है, कितनी प्रजातियां वहां रहती हैं। तो आप लिख, मैंने ये कहा एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, कोई कम्युनिटी है या कोई समुदाय, कहीं पर कोई परितंत्र है। जैसे मान लो इकोसिस्टम माने जहां पर एक तरीके से जीवन देखा जा सकता है, एक तरीके से जीवन को हम लोग देखते हैं।
उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी क्षेत्र में। जैसे तालाब में, तालाब का अपना एक इकोसिस्टम होता है। कैसे? तालाब के चारों ओर घास भी मिलेगी आपको, पानी उसमें मिलेगा, फ्रेश वाटर होगा, कुछ पानी के जीव देखने को मिलेंगे, कुछ घास में रहने वाले देखने को मिलेंगे, कुछ पानी और लैंड मास दोनों पर देखने को मिलेंगे। तो दैट इज इकोसिस्टम। अब मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा विविधता किसी परितंत्र की विविधता होती है, निश्चित विविधता होती है। इसका मतलब ये हुआ, अल्फा विविधता जो होगी वो किसी तालाब की विविधता होगी। अब इसमें भी क्या होगा? इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि तालाब में मछलियों की संख्या कितनी है, कछुओं की संख्या कितनी है, या फिर जो घास में रहने वाले जीव हैं तालाब के चारों ओर, उनकी संख्या कितनी है, ग्रास हॉपर्स की संख्या कितनी है, छोटे कीट पतंगों की संख्या कितनी है। एक एक बात को हम लोग देख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तालाब की ये अल्फा विविधता हो गई। अब अल्फा विविधता ये कहती है कि इसमें एक स्पेशीज हो गई, अलग अलग, है ना, अलग अलग स्पेशीज हो गई। कीड़े हो गए, इंसेक्ट हो गए, और बर्ड्स हो गई, एम्फीबियंस हो गए, या और कोई जीव जंतु हो गए जो लैंड मास पर रह सकते हैं, और फिश हो गई। अल्फा विविधता ये कहती है कि इनमें एक इवननेस होनी चाहिए, एक साम्य होना चाहिए। इनमें किसी की भी संख्या ना तो बहुत ज्यादा हो, ना बहुत कम हो, बैलेंस होना चाहिए। मान लो अगर तालाब में कछुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो बड़ी सीधी सी बात है, मछलियों की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है ना? अल्फा विविधता किसी समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है कि कितनी स्पेशीज हैं। तालाब में 10 प्रकार की स्पेशीज रहती हैं, 20 प्रकार की स्पेशीज रहती हैं, 50 प्रकार की स्पेशीज रहती हैं। ये बात हमें अल्फा विविधता बताएगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि तालाब का जो परितंत्र है, इकोसिस्टम है, वो कितना हेल्दी है। मान लो अगर बहुत सारी स्पेशीज वहां देखने को मिलती हैं, किसी तालाब के पास 20 स्पेशीज हैं और एक दूसरा तालाब है वहां पर 50 स्पेशीज देखने को मिलती हैं, जीव जंतुओं की, कीड़े मकोड़ों की। तो फिर जहां 50 स्पेशीज हैं, वो परितंत्र ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा रिच है, और इसलिए वो ज्यादा स्टेबल भी होगा। क्लियर है? लिखो इसमें बीटा विविधता। नेक्स्ट, बीटा विविधता। देखो, ये वैसे स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होती है। बीटा विविधता जो होती है वो किसी जगह की संरचनात्मक विविधता होती है। कैसे? तालाब के परितंत्र से ही समझते हैं, है ना। इन सब बातों को ध्यान से समझना, फिर मौका नहीं मिलेगा। अल्फा विविधता तो आपको सबको क्लियर होगी, बीटा विविधता को समझो। ये बताओ, मौसम बदलने के साथ ही या फूड की अवेलेबिलिटी के साथ ही प्राणियों में प्रवास होना शुरू हो जाता है या नहीं, एनिमल्स में? यस सर। या फिर मान लो ऐसी भी स्थिति है कि कहीं पर कोई क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन आ गया, तो फिर वहां पर भी वनस्पति भी चेंज होने लगेंगे और जीव जंतु भी चेंज होने लगेंगे, उनमें भी एक तरीके का परिवर्तन देखा जाएगा। तो ये बताओ, ऐसा होने से मान लो अब हमारे यहाँ पर सर्दियों का मौसम आ गया, हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स खूब आने लगते हैं, जो साइबेरिया वगैरह से आते हैं, ठंडे इलाकों से, रूस के या मध्य एशिया के। तालाबों के पास आके अपना घर बनाते हैं। जैसे पेलिकन्स, साइबेरियन क्रेन्स खूब मिलते हैं। यहाँ तालाबों के पास आके अपना घर बनाते हैं, यहीं सहवास करते हैं, और अपने बच्चों को यहाँ जन्म देते हैं, और फिर अपने साथ ले जाते हैं वापस जब यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। अब एक तालाब का परितंत्र
एक तालाब में प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी या नहीं अगर माइग्रेशन होना शुरू हुआ तो? तालाब यस के सर। आसपास आके आने वाले जीव जंतु और रहने लगे, माइग्रेटरी बर्ड्स और आगे कहीं से, तो तालाब की स्ट्रक्चर बदल जाएगी। इसी को हम लोग बीटा विविधता कहते हैं। इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि किसी इकोसिस्टम में कितनी ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी है, कोई इकोसिस्टम किस हिसाब से बदलता रहता है, मौसमी प्रवासों के माध्यम से, वेदर माइग्रेशंस के माध्यम से। क्लियर है? जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ऐसा होता है, हिमालय में अब जैसे ठंड पड़ रही है तो नवंबर से पहले ही, अक्टूबर में ही हिमालय के जो ऊपरी रीचेज हैं उनमें गद्दी और बकरावाल कम्युनिटियां रहती हैं। वो अपने जानवरों को लेके और प्लेन की ओर आ जाती हैं, हिमालय में नीचे उतर आती हैं, ऊपर वाले एरियाज को छोड़ देती हैं। फिर बाद में अम, फरवरी मार्च में वो वापस ऊपर चली जाती हैं। हर्डर्स हैं जनरली। तो ये एक हम लोगों को माइग्रेशन देखने को मिलता है। ये बताता है कि किसी समुदाय में, किसी परितंत्र में बेसिकली माइग्रेशन किस तरीके का है। तो बीटा विविधता बताती है किसी जगह की स्ट्रक्चरल संरचना को, और समय के साथ उसमें प्रजातियों के आवागमन को, माइग्रेशन को बताती है। जैसे हमारे यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स खूब आएंगे, तो जो तालाब हैं या कुछ गर्म एरियाज हैं वहां की डाइवर्सिटी बदल जाएगी कुछ दिनों के लिए। इसको हम लोग बीटा विविधता कहेंगे। बीटा विविधता क्या बताती है? किसी परितंत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों को बताती है। कब होता है संरचनात्मक परिवर्तन? तो ये मौसमी आधार पर देखा जाता है, आवागमन के लेवल पर, माइग्रेशन के लेवल पर। क्लियर है? और लास्ट लिखिए अब इसमें गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी। देखो, इससे गामा विविधता ये बताती है कि विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध क्या है। गामा विविधता के मध्य, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के मध्य क्या संबंध है ये भी बताएगी। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो हिमालय है, हिमालय में अपर रीचेस में, जो हिमालय के अपर रीचेस है जैसे लद्दाख, वहां एक अलग तरीके का आपको प्रजाति और इकोसिस्टम मिलेगा। मिडल हिमालय में अलग तरीके का और लोअर हिमालय में अलग तरीके का मिलेगा। सीजनल माइग्रेशन भी इनमें देखने को मिलेगा। कुछ प्रजातियां इसमें से माइग्रेशन भी करेंगी, यानी बीटा विविधता भी देखने को मिलेगी। गामा विविधता में हम लोग ये देखेंगे कि एक ही जगह पर कितने टाइप के स्पेशीज और उन स्पेशीज के बीच में इंटर रिलेशन कैसा कैसा है। जैसे हर्बीवोरस कितने हैं और कार्निवोरस कितने हैं। देखो, पहली बात, हर्बीवोरस टोटल स्पेशीज कितनी है, दैट वुड बी सीन इन अल्फा विविधता। समय के साथ इनमें क्या बदलाव आता है, दैट वुड बी सीन इन बीटा विविधता। और हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बीच का क्या संबंध है, दैट वुड बी सीन इन गामा विविधता। ठीक है? तो आप अब इसमें नोट करके लिखना, विश्व में शीर्ष 5 जैव विविधता वाले देश। द टॉप 5 कंट्री, द टॉप 5 कंट्री इन द वर्ल्ड at the level of biodiversity.
है ना। सबसे पहला लिखना ब्राजील, इसीलिए रियो वियो में सम्मेलन हुए हैं, क्योंकि इक्वेटर का एरिया जो है वो सबसे ज्यादा होता है यहीं पे ब्राजील से ही निकल के जाता है, तो यहाँ खूब विविधता देखने को मिलती है। पहले नंबर पे ब्राजील, दूसरे नंबर पे कोलंबिया है। यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा देश कौन सा है जहां हमेशा बसंत ऋतु रहती है, तो दैट इज कोलंबिया। सबसे ज्यादा तितलियों की संख्या भी कोलंबिया में देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में, बटरफ्लाईज की स्पीशीज के लेवल पर भी। ना तो यहाँ गर्मी पड़ती ना सर्दी। बगोटा दुनिया का बहुत अच्छा शहर माना जाता है रहने के लिए, अगर मौसम के लेवल पे बात करें तो ये वही है कोलंबिया। तीसरा लिखना इंडोनेशिया, क्योंकि ये भी इक्वेटर के पास है। ठीक है, इंडोनेशिया इक्वेटर होके जाती है, पास क्या है। नेक्स्ट लिखना चाइना, चीन, क्योंकि चीन का तटीय एरिया बहुत ज्यादा है, कोस्टल रीजन। चाइना नॉर्थ से लेके मतलब अपर लैटिट्यूड से लेके और लोअर लैटिट्यूड्स तक है, और इसके साथ ही कोस्टल एरिया इसका बहुत है, इसलिए ठीक ठाक बारिश होती है चक्रवातों के माध्यम से भी, चाहे वो टेम्परेट साइक्लोन हो चाहे वो ट्रॉपिकल हो। तो यहाँ अच्छी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। और पांचवा है मैक्सिको, भारत का नंबर 8वां है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में। अच्छा ये बताओ, सोच के आपसे ये पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर किन जानवरों की संख्या सबसे ज्यादा होगी? कीट पतंगों की, इंसेक्ट की, दूसरा स्पाइनलेस एनिमल्स की, और तीसरा प्लांट्स की। किसकी ज्यादा होगी? प्लांट्स की होगी सर। स्पाइनलेस। स्पाइनलेस इंसेक्ट की ज्यादा होती है। सॉरी, स्पाइनलेस इंसेक्ट नहीं, स्पाइनलेस एनिमल्स की। मछलियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जब ओशन ही सबसे ज्यादा है तो उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। खैर ये सब बातें हैं, आप इनको याद रखना।